वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई सैल्यूट मूवी को लेकर आया हूँ और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है। उसी तरह एक सस्पेंस मिस्ट्री मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी स्टार्टिंग से एंडिंग तक सस्पेंस में ही चलती रहती है, मतलब फुल ऑफ इन्वेस्टिगेशन मूवी। लेकिन इस मूवी का क्लाइमैक्स आम मूवीज की तरह नहीं है, बहुत ही डिफरेंट क्लाइमैक्स है इस मूवी का। शायद कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही हमारा हीरो अरविंद एक पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ के पुलिस वालों से ये कहने लगता है कि मैं इस पुलिस स्टेशन में पहले एज एसआई की तरह काम किया करता था। फिलहाल मैं 2 साल से लॉन्ग लीव पर हूँ। जब मैं एसआई था इस पुलिस स्टेशन में 2 केसेस रजिस्टर हुए थे। फिलहाल मुझे उन केसेस के फाइल्स चाहिए। पुलिस वाला पूछने लगता है कि आपको कौन सा फाइल चाहिए। अरविंद कहने लगता है मार्टिन और शिबा का केस, और इसी तरह उसी साल चंद्रन नाम के एक बंदे पर रैश ड्राइविंग का केस लगा था। मुझे ये 2 फाइल्स चाहिए। सो वहाँ के पुलिस वाले एक दूसरे में ये डिस्कस करने लगते हैं कि ये बंदा कह रहा है कि ये लॉन्ग लीव पर है। ऐसी कौन सी गलती की होगी कि ये लॉन्ग लीव पर गया। जब तक यहाँ का एसआई नहीं आ जाता हम इसको कुछ भी फाइल्स नहीं देंगे, बस सर्चिंग करने का नाटक करते रहेंगे। इस तरह से वहाँ के पुलिस वाले टाइम पास करने लगते हैं। इसी दरमियान में अरविंद बगल वाले होटल में जाता है चाय वगैरह पीने के लिए। और एक्चुअली जब अरविंद जॉब में था ये दुकान तंबी नाम का एक बंदा रन किया करता था, और ये दुकान पहले दारू की दुकान हुआ करती थी। तंबी मर जाने के बाद तंबी का बेटा इस दुकान को चाय की दुकान बना दी। सो अरविंद और तंबी के बेटे के दरमियान कुछ बातचीत होती है। थोड़ी देर बाद दोबारा अरविंद पुलिस स्टेशन जाता है। तब तक वहाँ पर इस पुलिस स्टेशन का एसआई आ चुका होता है। इसका नाम होता है महेश, और महेश पहले से ही अरविंद को जानता है। अरविंद से बहुत ही रेस्पेक्टफुली बात करने लगता है। बातों के दरमियान महेश ये कहने लगता है कि सर फिलहाल मैं आपकी बाइक ही यूज कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए महेश अरविंद को उसकी बाइक दिखाता है। अरविंद अपनी बाइक को स्टार्ट करके अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। 2 साल पहले असेंबली के इलेक्शंस होने के कारण बहुत सारे पार्टीज अपना अपना प्रचार करते रहते हैं। इसी दरमियान में एक रात एक कांस्टेबल और अरविंद ये दोनों किसी जंगल में जाते हैं। वो कांस्टेबल एक स्क्रू ड्राइवर को खून लगाकर किसी झाड़ियों के बीच में फेंक देता है, और भी कुछ चीजों को वहाँ पर छुपाकर जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी इन दोनों के सामने मुरली नाम का एक ऑटो ड्राइवर आता है। मुरली अरविंद को देखकर उसका हालचाल पूछने लगता है, मछली देने की बात करता है। लेकिन अरविंद और वो कांस्टेबल मुरली को कुछ भी जवाब ना देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ 2 पुलिस वाले शराब की दुकान रन करने वाले तंबी के पास जाते हैं। एक पुलिस वाला तंबी से कहने लगता है, उस दिन रात वो बंदा तुम्हारे घर आया था, फुल शराब पी और गुस्से में मार्टिन और शिबा के घर गया। ऐसा तुमको कोर्ट में स्टेटमेंट देना होगा। यह सुनने के बाद तंबी पुलिस वालों से कहने लगता है, अरे सर वो तो बेचारा सब कुछ छोड़ के छोटा मोटा काम कर रहा है। रिसेंटली उसकी बहन की शादी भी तय हो चुकी है। प्लीज सर आप उसे फंसाइए मत। लेकिन उल्टा वो पुलिस वाले तंबी को डरा धमकाकर ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं, वरना इस केस में तंबी को फंसाएंगे। दूसरे दिन एक पुलिस वाला मुरली के ऑटो में चोरी छुपके एक पेपर स्प्रे बॉटल छुपा देता है। उसी रात कुछ पुलिस वाले किसी जगह पर आकर कुछ कपड़ों को जलाते हैं। खैर दूसरे दिन एक पार्टी वाले पुलिस स्टेशन के बाहर धरना करने लगते हैं, क्योंकि जो बंदा मार्टिन मरा है वो बंदा इसी पार्टी से बिलोंग करता है। मार्टिन का मर्डर हुए 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं उखाड़ा। इसीलिए वो पार्टी के कुछ लोग डीएसपी अजीत को भी एक छापड़ लगाते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि अजीत अरविंद का बड़ा भाई होता है। ये सुनने के बाद अरविंद को बहुत गुस्सा आता है। अरविंद उसी पार्टी ऑफिस में जाकर जिन्होंने इसके भाई को मारा उन सारे लोगों को बहुत मारने पीटने लगता है। खैर उसी रात अजीत की बेटी की बर्थडे पार्टी होती है। सारे लोग वहाँ पर बहुत सारा सेलिब्रेशन करते हैं। इसी पार्टी के दौरान अजीत अपने टीम मेंबर्स को अपने घर बुलाता है और अपनी टीम से कहने लगता है कि ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, हमें किसी भी तरह करके इस केस को क्लोज करना है, और अपनी टीम मेंबर से क्राइम स्टोरी बताने के लिए कहता है। सो उनमें से एक पुलिस वाला क्राइम स्टोरी को सुनाने लगता है। अप्रैल 13 तारीख ठीक 11 बजे मुरली तंबी के दुकान में जाकर फुल दारू पिया। नशे की हालत में मुरली तंबी से ये कहने लगा कि कुछ दिनों बाद मुरली की बहन की शादी होने वाली है। इसके लिए मार्टिन ने मुरली को कुछ पैसे देने का वादा किया था, लेकिन आइन टाइम पे मार्टिन अपनी बात से मुकर गया। सो इसी गुस्से की हालत में मुरली मार्टिन के घर गया। घर में मार्टिन और उसकी बीवी शिबा थी। मुरली मार्टिन से झगड़ा करने लगा। जब बात आगे बढ़ गई थी मुरली मार्टिन और शिबा की आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया और अपने पास जो स्क्रू ड्राइवर था उस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन दोनों को स्टैप करके मार दिया। मार्टिन और शिबा की लाश को घर के पीछे दफना दिया। और एक्चुअली उसी एरिया में एक बिल्ली मर चुकी थी, बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सो लोगों ने ये सोचा कि वो डेड बॉडी की नहीं
बल्कि बिल्ली की मरने की बदबू है, इसीलिए डेड बॉडीज को फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद मुरली गांव के आखिर में जाकर अपने कपड़ों को जला दिया। इसी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को मर्डर वेपन भी मिला, मतलब वो स्क्रू ड्राइवर। इस तरह से वो बंदा अजीत को क्राइम स्टोरी सुनाता है। अरविंद कहने लगता है, लेकिन हम टोटली मुरली पर ही शक नहीं कर सकते। कुछ दिनों पहले मार्टिन ने अपने कॉलेज के एक स्टूडेंट को सस्पेंड किया था, वो स्टूडेंट भी सस्पेक्ट हो सकता है। ये सुनने के बाद अजीत अपनी टीम को वहाँ से भेज देता है और अरविंद को सेपरेटली बुलाकर ये कहने लगता है कि हर एक केस में पक्के सबूत नहीं पाए जा सकते, कुछ सबूतों को हमें ही क्रिएट करना पड़ता है अरविंद। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्रिमिनल बच सकता है। जब मैं ड्यूटी में नया था, ये क्रिमिनल ने छोटे बच्चे को बेरहमी से मार दिया। मुझे पता था कि वही क्रिमिनल है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला हमको। सो उस वक्त मेरे सीनियर्स ने मुझे ये कहा, अगर कहीं पर भी सबूत नहीं मिले तो तुमको ही सबूतों को क्रिएट करना होगा। लेकिन उस वक्त मैंने अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी। बाद में धीरे धीरे मुझे इस बात का पता चला। अरविंद, तुम भी डिपार्टमेंट में नए हो ना, तुमको ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो तुम बस। अब अरविंद अजीत को अपना आइडल मानता है। अजीत को देखकर ही ये पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ, अपनी वकालत छोड़कर। खैर दूसरी रात अरविंद और कुछ लोग मुरली के घर जाते हैं। अरविंद बहुत ही प्यार से मुरली को उसके घर से बाहर बुलाता है और एक्चुअली मुरली के घर में मुरली और उसकी बहन ही रहती है। तो सारे पुलिस वाले मुरली को मार्टिन के घर ले जाकर उसे बहुत मार पीट के उसका ब्लड सैंपल मार्टिन के घर में छोड़ देते हैं। मतलब हाथापाई में मुरली का ब्लड वहाँ पर गिरा ऐसा दिखाने के लिए। पुलिस वाले और भी टॉर्चर करके मुरली को गुनहगार बना ही देते हैं, उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ देखकर अरविंद ये सोचने लगता है, क्या क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस वाले ऐसा ही करना चाहिए? अरविंद खुद कंफ्यूजन में रह जाता है कि ये जो कर रहा है वो सही है या गलत। खैर उसके 2 महीनों बाद प्रमोद नाम का एक पुलिस वाला अजीत के पास आता है और अपनी टीम मेंबर से ये कहने लगता है कि कल मैंने एक बंदे को रैश ड्राइविंग पर पकड़ा था। लाइसेंस में उसका नाम चंद्रन बोल के लिखा था। जब मैंने उसकी कार की तलाशी ली, उसके कार में एक पेपर स्प्रे बॉटल पाया गया और इसी तरह मार्टिन का फोन भी पाया गया जो मार्टिन के केस में मिसिंग था। मैंने बस उसके ऊपर एक छोटा सा फाइल केस करके उसे भेज दिया। ये सुनने के बाद अरविंद कहने लगता है, अगर हम इस हिसाब से देखें तो वही बंदा मार्टिन का मर्डरर हो सकता है ना, तुम ऐसे कैसे उस बंदे को छोड़ सकते हो? अरविंद का भाई अजीत कहने लगता है कि हमने पहले ही मार्टिन के मर्डर केस में मुरली को जेल भेज दिया और वो भी कुछ झूठे सबूतों को क्रिएट करके। 2 महीनों से मुरली जेल में है, उसका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अगर हम इस टाइम पे मुरली किलर नहीं है ये बात बता दी तो हम पुलिस वाले गलत साबित होंगे, कोर्ट हमें सजा देगी। इस केस को हम यहीं पर दबा देते हैं, छोड़ देते हैं। एक छोटी सी गलती हो गई, मैं भी मानता हूँ। चाहे तो हम मुरली की फैमिली को कुछ मदद कर सकते हैं बस। लेकिन अरविंद दोबारा मार्टिन की फाइल को रीओपन करके उस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है असली कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। सो ये जान लेने के बाद अजीत और उसकी टीम ये समझने लगते हैं, अगर अरविंद दोबारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन किया तो इनके जॉब्स जा सकते हैं। सो अजीत अपने ऊपर वाले ऑफिसर से बात करके अरविंद को आजी की फैमिली की सिक्योरिटी में लगा देता है। इसी कामों में बेचारे अरविंद को इतना टाइम नहीं मिलता कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे। बेचारा अरविंद फिजूल की सिक्योरिटी का काम करने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद अरविंद समझ जाता है कि ये काम इसके भाई अजीत का ही है। सो एक मामूली सिविलियन को हेल्प न आए, ऐसी जॉब होने का क्या फायदा? ये सोचकर अरविंद 5 साल का लॉन्ग लीव लेता है, वो भी विदाउट सैलरी। जॉब छोड़ने के बाद अरविंद नॉर्थ इंडिया जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई कंटिन्यू करने लगता है। वहीं पर अरविंद दिया नाम की एक लड़की से रिलेशनशिप में होता है। खैर इसी दरमियान में अरविंद के घर वाले अरविंद को कॉल करते रहते हैं, लेकिन अरविंद किसी का भी फोन पिक नहीं करता। 2 साल के बाद अरविंद को ये बात पता चलती है कि आने वाले कुछ दिनों में अजीत की बेटी की शादी है, मतलब इसकी भांजी की शादी। सो अरविंद दिया को लेकर अपने गांव अपने घर जाता है और अभी भी अरविंद अपने भाई से नहीं बात कर रहा होता। खैर अब शादी है तो शॉपिंग भी है। एक दिन अरविंद की फैमिली किसी शॉपिंग मॉल जाता है शॉपिंग करने के लिए। उसी शॉपिंग मॉल में अरविंद मुरली की बहन को देखता है जो वहाँ पर काम करती रहती है। अरविंद फौरन इस लड़की के पास जाता है उसका हालचाल पूछने के लिए। वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हारी डिपार्टमेंट की वजह से मेरी शादी रुक गई। कल ही मेरे भाई के केस का फैसला हुआ, उसको उम्र कैद की सजा हुई। हम जैसे गरीबों को दबाने के लिए ही आपका सिस्टम बना है ना, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अरविंद मुरली से मिलने के लिए जेल जाता है। मुरली अरविंद को देखकर एक ही बात कहता है
कि तुम पुलिस वाले प्रमोशन के लिए, मेडल्स के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, एक आम बंदे की जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हो। ऐसा ललकारते हुए मुरली वहाँ से चला जाता है। इस तरफ अजीत की टीम के 2 मेंबर्स अजीत के पास जाकर ये कहने लगते हैं कि आपके भाई अरविंद ने मुरली से जा मिला और उसी तरह जज से मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले चुका है। सर, लगता है आपके भाई की वजह से हमारी जॉब्स खतरे में है। अजीत फौरन साइबर टीम के एक बंदे को अपने पास बुलाकर अरविंद के डिटेल्स बताते हुए उससे कहने लगता है कि तुम हर वक्त इस पर नजर रखना, ये कहाँ पर जाता है, किसे कॉल करता है, हर बात की डिटेल्स मुझे चाहिए। उसके बाद सीन प्रेजेंट पर आता है। मतलब अरविंद इस पुलिस स्टेशन आकर मार्टिन और शिबा की फाइल और इसी तरह चंद्रन की रैश ड्राइविंग फाइल हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अरविंद ये सोचने लगता है कि चंद्रन के फाइल में शायद चंद्रन का एड्रेस होगा। उसी एड्रेस को हासिल करने के लिए अरविंद यहाँ पर आता है। अब वहाँ का एसआई महेश अरविंद को जानता है, सारे फाइल्स इसके सामने लाके रख देता है। अरविंद एक के बाद एक इन फाइल के फोटोज अपने फोन में खींच लेता है। इसी सर्चिंग के दौरान एक पुलिस वाले को चंद्रन का चालान की रिसीट मिलती है। तभी अजीत उस पुलिस स्टेशन को कॉल करके वो सारे फाइल्स अरविंद को देने के लिए मना कर देता है। सो ये कांस्टेबल इस चालान का फोटो क्लिक करके अजीत को सेंड कर देता है और उस रिसीट को फाड़ देता है। अरविंद के सामने से सारे के सारे फाइल्स भी निकाल लिए जाते हैं। खैर उसके बाद अरविंद जज से जा मिलता है। अब अरविंद ने ऑलरेडी कुछ फोटोज को क्लिक कर चुका होता है। ये सारे फाइल पेपर्स उस जज को दिखाते हुए कहने लगता है, सर, मुरली के खिलाफ जो जो सबूत थे वो सारे सबूत हमारे डिपार्टमेंट वालों ने ही क्रिएट किया था। जज कहने लगता है, ये काफी नहीं है मुरली को बाहर लाने के लिए। अगर तुम चंद्रन को या तो फिर उसके रिलेटेड कुछ सबूतों को पा सकते हो तभी मुरली को रिहा करवाया जा सकता है। और एक बात जरूर याद रखना, अगर मुरली रिलीज हुआ तो तुम सारे लोगों को पनिशमेंट मिल सकती है। खैर उसके बाद जब अरविंद घर जाता है तो इसकी भांजी अजीत का फोन लेकर अरविंद को देती है, इसकी और इसके होने वाले हस्बैंड की फोटो खींचने के लिए। तभी अरविंद अजीत के फोन में चंद्रन के एड्रेस को देखता है जो एक कांस्टेबल ने अजीत को व्हाट्सएप किया था। उसी रात अरविंद चोरी छुपके अपने घर से बाहर जाता है चंद्रन को फाइंड आउट करने के लिए। जब अरविंद उस एड्रेस पर जाता है वहाँ पर चंद्रन नहीं होता। उस घर में एक कपल होता है। वो बंदा अरविंद को अपने घर में बुलाकर कहने लगता है कि ये घर हमारा ओन है। चंद्रन हमारे घर में ही रेंट पर रहा करता था, बहुत ही अच्छा इंसान था। एक्चुअली हमारी कोई संतान नहीं थी। सो चंद्रन ने एक जादुई मूर्ति हमें दी। कुछ दिनों बाद चंद्रन यहाँ से चला गया। अब पता नहीं कहाँ पर रहता है, लेकिन जो भी हो, जैसा चंद्रन ने कहा उसी तरह से हमको एक संतान हुई। और इसी तरह ये मियाँ बीवी चंद्रन को तकरीबन 4 या 5 लाख रुपए दिया था उस जादुई मूर्ति को लेने के लिए। खैर अरविंद सोचने लगता है कि ये सिविलियन की तरह इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। सो दूसरे दिन अरविंद अपने सारे लीव्स को कैंसिल करके ड्यूटी पे ज्वाइन हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये बात अरविंद के भाई अजीत को पता चल जाती है, तो सोचने लगता है कि अगर अरविंद यहाँ पर रहा तो मुरली को बाहर लाने की पूरी कोशिश करेगा। अजीत अरविंद को दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देता है। अरविंद जाते जाते तंबी के बेटे के पास आता है और उसे कुछ पॉम्पलेट्स देते हुए उससे ये कहने लगता है कि तुम रात होने के बाद इन पॉम्पलेट्स को इधर उधर चिपका दो, किसी को भी शक नहीं आना चाहिए। और एक्चुअली इस पोस्टर में ये लिखा होता है कि आपको संतान नहीं है, मेरा नाम है चंद्रन, आप मुझे कॉल कर सकते हो। और नीचे अरविंद का नंबर लिख देता है। सो जो लोग इन पोस्टर्स को देख चुके होते हैं वो सारे लोग अरविंद को कॉल करते रहते हैं। जब अरविंद अपने पुलिस स्टेशन जाता है, अरविंद के पास एक औरत आती है। अरविंद से कहने लगती है कि ऑनलाइन में मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई थी, मुझे हस्बैंड नहीं, उस बंदे को वाइफ नहीं। सो हम दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। उस बंदे ने कहा कि हमारे लिए ये घर बनवा रहा है। सो मैंने उस बंदे को 2 लाख रुपए दे दिया। पैसे लेने के बाद उस बंदे का कोई भी अता पता नहीं। ऐसा कहते हुए वो औरत अरविंद को उस घर की फोटो दिखाने लगती है। तभी एक और बंदा अरविंद को कॉल करके ये बताने लगता है कि तुमने कहा था कि कोई पूजा करने पर हमको अच्छा होगा, ऐसा कहकर तुमने मेरे पास 2 लाख रुपए ले लिया और दोबारा तुम वापस आकर अपने पोस्टर चिपका रहे हो, कहाँ पर हो तुम, बोलो। ऐसा कहकर अरविंद को गालियाँ देने लगता है। अरविंद उस फोन वाले बंदे का एड्रेस हासिल करके महेश को वहाँ पर भेजता है। वो बंदा महेश से कहने लगता है, सर एक दिन चंद्रन हमारे घर आया और नकली सोने को हमको देकर इसे पूजा करने के लिए कहा, घर में खुशियाँ आएंगी। 2 लाख रुपए हमसे हासिल कर लिया। उस वक्त चंद्रन हमारे घर के ऊपर ही एज ए किराएदार की तरह रहता था। सो महेश फौरन ऊपर वाले कमरे में जाता है और तभी महेश विंडोज के थ्रू मार्टिन के घर को देखता है। मतलब इस कमरे से मार्टिन का घर नजर आता है। उस घर वाले से पूछने लगता है, क्या चंद्रन मार्टिन और शिबा को भी जानता था? वो बंदा कहने लगता है, हाँ सर, मार्टिन और शिबा इन दोनों को भी कोई औलाद नहीं थी, मैंने ही उन दोनों को चंद्रन से मिलवाया। चंद्रन रेगुलरली मार्टिन के घर जाकर वहाँ पर भी पूजा पाठ किया करता था।
मार्टिन मर जाने के कुछ दिनों बाद चंद्रन यहाँ से चला गया। उसी रात अरविंद क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को कॉल करके चंद्रन के नाम से जो लोग क्राइम्स किया उन सारे लोगों की डिटेल्स हासिल करने के लिए कहता है। सो वो ऑफिसर रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद अरविंद को बताता है, सर चंद्रन के नाम से टोटली 5 लोग हैं, लेकिन इनमें से एक बंदा बहुत सारे लोगों को चीटिंग किया है। सो अरविंद उस चीटिंग वाले चंद्रन का एड्रेस हासिल कर लेता है। जब अरविंद चंद्रन के घर जाता है उस वक्त चंद्रन इंडिया छोड़कर बाहर जा रहा होता है। चंद्रन अरविंद को देखकर कहने लगता है कि मेरा नाम ही चंद्रन है, लेकिन जिसको आप ढूंढ रहे हो वो चंद्रन मैं नहीं हूँ। कोई क्रिमिनल मेरे डिटेल्स को यूज करके क्राइम्स कर रहा है। उस क्रिमिनल की वजह से जो लोग नुकसान उठा चुके थे वो लोग मुझे कल्प्रिट समझकर मुझे मारने पीटने लगे, इसीलिए मैं मेरे फैमिली के साथ यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। सो चंद्रन की बातें सुनने के बाद अरविंद को ये बात पता चलती है कि वो क्रिमिनल बहुत ही शातिर है, दूसरों का नाम यूज करके क्राइम्स कर रहा है। तभी अरविंद को उस औरत के चीटिंग केस के बारे में याद आता है। उस औरत से उस चीटर का नंबर हासिल करके उसके बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। अरविंद और उसकी टीम उस नंबर को फॉलो करते हुए एक बंदे के पास जाते हैं और इस बंदे का नाम होता है रिजी। रिजी पुलिस वालों को देखकर कहने लगता है कि जिस क्रिमिनल को आप ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। पता नहीं कोई क्रिमिनल मेरे आईडी से, मेरे फोन नंबर से दूसरे लोगों को कॉल करके जॉब दिलाने की बात किया करता था। उन लोगों के पास से बहुत सारा पैसा भी लिया। कुछ ही दिनों पहले मुझे ये बात पता चली। सो मैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उस क्रिमिनल को कॉल किया और बताया कि मुझे भी जॉब चाहिए। उस बंदे ने मुझको गांव के बाहर बुलाया था। जब मैं उस क्रिमिनल का वेट कर रहा था, शायद वो क्रिमिनल मुझे पहचान लिया। पीछे से मुझे वार करके बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। मैं बेहोश हो गया। वो क्रिमिनल समझने लगा कि मैं मर गया। थोड़ी देर बाद आसपास के लोग मुझे देखकर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। सर वो क्रिमिनल बहुत ही शातिर है। डेड बॉडी की स्मेल ना आने के लिए मेरे पास ही वो एक मरे हुए कुत्ते को डाला। अरविंद पूछने लगता है कि वो दिखने में कैसा था। रेजी कहने लगता है कि वो कद में बहुत ही लंबा था, फेयर कलर था उसका और उसके हाथ पे कुछ स्टिचेस के मार्क्स थे। और यहाँ पर बात यह है कि जो कोई भी बंदा उस चीटर को देखा था, उस क्रिमिनल को देखा था, उन सारे लोगों ने यही हुलिया बताया। खैर अरविंद इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस घर को फाइंड आउट कर लेता है। मतलब इसी घर की फोटो दिखाकर उस औरत को चीटिंग किया था। और अरविंद सोचने लगता है कि इस घर की फोटो कहाँ से खींची होगी। सो उसी घर के अपोजिट साइड में एक पुराना घर होता है। अरविंद को पक्का यकीन होता है कि शायद क्रिमिनल इसी घर में रहता होगा। अरविंद और उसकी टीम फौरन उस घर में जाते हैं तो उस घर में काफी सारे फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फेक सर्टिफिकेट्स होते हैं, पेपर स्प्रे बॉटल होता है, वेपन्स होते हैं। तभी इस घर का वॉचमैन इस घर के अंदर आता है। अरविंद पूछने लगता है कि इस घर में कौन रहता है। वॉचमैन कहने लगता है एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन रहते हैं यहाँ पर। फिलहाल विनय अपने गांव गए हैं, शायद कल वापस अपने घर आएंगे। और ये वॉचमैन भी अरविंद को यही हुलिया बताता है कि दिखने में लंबा है, फेयर कलर है, हाथ पर स्टिचेस के मार्क्स है। सो अरविंद 2 पुलिस वालों को यहीं पर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो क्रिमिनल वापस अपने घर जरूर आएगा। खैर दूसरे दिन अरविंद किसी काम से दूसरे पुलिस स्टेशन के एसआई से मिलने के लिए जाता है। वहाँ जाने के बाद अरविंद को ये बात पता चलती है कि यहाँ का एसआई किसी केस के सिलसिले में शमशान घाट गया है। अरविंद फौरन वहाँ पर जाता है। वहाँ जाने के बाद एक बंदा ये स्टेटमेंट पढ़ रहा होता है कि आज सुबह ही एक बंदे का एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट की वजह से उस आदमी का चेहरा पहचानने के लायक नहीं रहा। उस डेड बॉडी के पॉकेट्स में काफी सारे आईडी कार्ड्स हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि वो सारे के सारे आईडी कार्ड्स फेक है। वो एसआई आकर अरविंद को यही बात बताता है कि मैं इसी लावारिस लाश को अंत्यक्रिया करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। डेड बॉडी के हाथ पर कुछ मार्क्स है। कोई भी डेड बॉडी को लेने के लिए नहीं आया, इसीलिए मैंने इस केस को क्लोज कर दिया। ये सब जानने के बाद अरविंद ये सोचने लगता है कि इतने सालों से जिस क्रिमिनल को अरविंद ढूंढ रहा था वो क्रिमिनल रोड एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद अरविंद अपने घर जाकर मार्टिन और शिवा की मर्डर केस की फाइल अपने भाई को देता है। अजीत से कहने लगता है कि मुझे कल्प्रिट के बारे में पता चल चुका है, वो फिलहाल मैंगलोर में है। संजय सोफ चर्च के बगल में एक होटल है, वहाँ पर रुका हुआ है वो। मैं कल ही वहाँ पर जाकर मुरली को रिहा करवाऊंगा। ये सुनने के बाद अजीत फौरन अपनी टीम को कॉल करके फौरन रेडी होने के लिए कहता है और ये तीनों अरविंद से पहले मैंगलोर पहुंचना होगा। रातों रात मैंगलोर के लिए निकल जाते हैं। तभी अरविंद एक अननोन नंबर से स्टेट स्पेशल ब्रांच को कॉल करके ये बताने लगता है कि 3 पुलिस वाले एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर दूसरे स्टेट जा रहे हैं। वो केस ऑलरेडी कोर्ट में फैसला हो चुका है। और इसी तरह अजीत के कार नंबर को एसएसबी को बता देता है। अब बिना परमिशन के किसी भी फाइल को दूसरे स्टेट को नहीं ले जा सकता। सो रास्ते में एसएसबी वाले अजीत और उसकी टीम को रोक लेते हैं
उन तीनों से कुछ सवालात पूछने लगते हैं और उसी तरह इन तीनों के पास मार्टिन की फाइल को हासिल कर लेते हैं। एसएसबी वाले अजीत और उसकी टीम को गिरफ्तार करके कोर्ट के पास लाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अरविंद भी अपने भाई के पास आता है। अजीत कहने लगता है, आखिरकार तुम जीत ही गए, इस केस में तुम तो बच जाओगे लेकिन हम तीनों लोग फंसेंगे, मुरली रिहा हो जाएगा। अरविंद कहने लगता है कि भाई मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, आपने जो कुछ भी किया जानबूझ के तो नहीं किया, आपने ये समझकर सबूतों को क्रिएट किया कि शायद मुरली कल्प्रिट हो सकता है और अभी भी भाई इस केस को सॉल्व करने का क्रेडिट मेरा नहीं आप ही का है। मैंने यही कहा कि आपके परमिशन से ही मैंने इस इन्वेस्टिगेशन को किया। उसके बाद कोर्ट एक कमेटी को बनाती है इस केस को डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। खैर कुछ दिनों बाद अरविंद अपनी गाड़ी में जाते हुए दिया को कॉल करके ये बताने लगता है, कोर्ट ने अभी तक अपना फाइनल फैसला नहीं दिया लेकिन जल्द ही मुरली रिलीज होगा, हम सारे पुलिस वाले जेल में होंगे। थोड़ी देर बाद अरविंद कुछ काम से अपनी बैग को ओपन करता है। इसके बैग में एक एनवेलप होता है और इस लेटर को भेजने वाला और कोई नहीं क्रिमिनल होता है और इस लेटर में ये लिखा होता है कि तुम मुझे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन मैं तुमको नहीं मिलूंगा, मेरे बहुत सारे नाम है। एक्चुअली ये लेटर वो क्रिमिनल मरने से पहले अरविंद के बैग में रखा था लेकिन उस क्रिमिनल की मौत कैसे हुई, एक रोड एक्सीडेंट में, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। अरविंद यही सोचकर मुस्कुराने लगता है कि तुमको तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।